गुरुग्राम नगर निगम पर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस बार गुरुग्राम नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी पर मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम के नाम पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। गुरुग्राम नगर निगम में पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहे हैं और एक बार फिर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे हैं जिससे गुरुग्राम नगर निगम फिर से चर्चाओं में है। इस बार मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर दुकानों की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 15 लाख रुपए प्रति दुकान रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। और पिछले कई साल से जो लोग दुकान किराए पर ले रहे थे, अब उन्हें मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम लाई गई थी। हालांकि अब नगर निगम कमिश्नर इस पूरे मामले में जांच करवा रहे हैं। उसमें एक सुनील कुमार क्लर्क के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ भी किसी भी तरीके से कि इसके अंदर इरेगुलरिटी यूज़ की है, और वो हमारे को थ्रू चीफ सेक्रेटरी जो जांच आई है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से थ्रू डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, वो 16 तारीख को चिट्ठी आई थी और उसके साथ कंप्लेंट नहीं थी डिटेल में, तो वो हमें 3 दिन पहले प्राप्त हुई है। तो उस पर मैंने, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे एडिशनल कमिश्नर 1, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो 7 दिन के अंदर एक बार इसकी हमें जांच दें। जांच के बाद फिर जो तथ्य निकल के आएंगे उसके बाद। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम की मेयर मधु आजाद का भी बयान आया है। उनका कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा सब पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल आई है जी, बिल्कुल आई है। पूरे शहर में हो रही है ये बातें तो, और जो ये कार्रवाई चल रही है, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो कोई सा भी ऊंचे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो नीचे स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा इसका लिया जाएगा। और मैं भी भेजूंगी सीएम साहब को और निगम भी भेजेगा। आपको लगता है कि केवल आउटसोर्स कर्मचारी तक ही ये मामला निपटा होगा? नहीं जी, पूरा ऊपर जो भी अधिकारी है उसके लेवल तक होता है। कोई आउटसोर्स का वो थोड़ा कि वो कर देगा अपना काम, ऊपर तक जाता है। जहाँ तक भी वो कार्रवाई हुई है, जो भी अधिकारी उसका जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एक्शन। कुछ अधिकारियों के कारण सारे ही अधिकारी घेरे में आते हैं। कुछ एक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, हर उसमें रिश्वत लेते हैं, हर मामले में, चाहे वो आप सड़क का कहिए, कोई लाइसेंस देना हो, कोई आपको काम पास कराना हो, चाहे वो ठेकेदारी से है, सड़क से लेकर हर तरह से हर अधिकारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिप्त है। गुरुग्राम नगर निगम की लगभग 700 दुकानें हैं, जिनमें 180 दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। फिलहाल जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर आरोप लगे हैं, उन्हें नगर निगम के दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इस मामले की जांच एडिशनल कमिश्नर अमरजीत सिंह कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। रूस और यूक्रेन के बीच हुए संघर्ष के बीच हजारों भारतीय छात्र वापस भारत लौटे, लेकिन अब उन छात्र छात्राओं को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि 4 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बीते महीनों यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष देखने को मिला, उसकी तस्वीरें आज भी सन्न कर देती है। दहशत का माहौल और उसके बीच फंसे भारतीय छात्रों की चीख पुकार, जो वतन वापसी की गुहार लगाते नजर आए। भारत सरकार के सफल प्रयासों से छात्रों की वतन वापसी हुई, जिनमें हरियाणा के छात्र भी शामिल थे। अब उन्हीं छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। यूक्रेन से करनाल लौटे सैकड़ों छात्रों के भविष्य को लेकर उन्हें चिंता सताने लगी है, क्योंकि 4 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी आगे की पढ़ाई, उनके भविष्य का फैसला नहीं हो पाया। छात्रों की पढ़ाई अधर में लटकी हुई है, साथ साथ पैसों की चिंता भी सता रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग काफ़ी मुश्किल से आए थे यूक्रेन से। अच्छा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है बच्चों को, सभी को सेफली वापस लाने के लिए। लेकिन उस टाइम जोश था कि हमारे लिए कुछ होगा, हमें पता था कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, लेकिन अब वो जोश शायद 0 पे आ चुका है। हमें नहीं लगता कि अब हमारा कुछ भी आगे होगा। ना हम यूक्रेन से सपोर्ट मांग सकते हैं अब, ना इंडिया से, क्योंकि इंडिया से सपोर्ट मांग कर, सभी एमपी से बात कर बड़े लीडर से बात कर हमें नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। हाँ, क्या हालात तो अभी ठीक नहीं है, अभी तो वॉर चल ही रही है। ऐसा तो नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया,
ऐसा तो है नहीं कि हम अभी 2-3 महीने यहाँ रुकेंगे और चले जाएंगे, ये तो पता ही है सबको कि लंबा टाइम लगने वाला। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि हमको कोई ना कोई यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट किया जाए, कुछ तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, वरना ऐसे तो MBBS की पढ़ाई होती नहीं। यूक्रेन से लौटे छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी परेशान हैं। आखिर उनके बच्चों की पढ़ाई का अब क्या होगा? युद्ध के बाद उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी और परीक्षाओं का दौर चल रहा था, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन कब तक? इस सवाल को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। ऐसे में छात्रों का कहना है कि सरकार जल्द उनके भविष्य को लेकर फैसला ले, या तो उन्हें यूक्रेन से किसी और देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया जाए या फिर भारत में ही उनकी एडमिशन हो और उनकी ऑफलाइन पढ़ाई। ये तो पढ़ाई हो नहीं सकती है, हम थ्योरी बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोविड की वजह से चलो ठीक है कि ऑनलाइन हुआ, लेकिन अब वॉर की सिचुएशन हुई थी, जो भी हुई थी उस कंट्री में, लेकिन अब अगर इंडियन गवर्नमेंट हमको लेकर आई है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम उनसे पूछे बिना गए थे, सब यहीं से गए थे और हमने नीट भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो हमको अकोमोडेट करे, और किसी की थोड़ी ना। अब यूक्रेनियन गवर्नमेंट की थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उनकी है। एज सच अभी कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक हम वेट कर रहे हैं कि हमें एक फर्म डिसीजन दे दे कि इधर दे शुड अलाउ अस ट्रांसफ़र, कि हम ट्रांसफ़र ले लें या तो, या हमें यहीं पे एडमिशन्स दे दे वो। हम तो बस इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अब गवर्नमेंट से। अभी यूक्रेन हम वापस ला नहीं सकते किसी भी कीमत पे, वहाँ पे अभी भी रिसेंट फिर अटैक्स हुए हैं। तो फिर हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इधर दे शुड अलाउ ट्रांसफ़र्स, कि हम ट्रांसफ़र लेके किसी और कंट्री में अपनी स्टडीज़ तो कंटिन्यू करें और यहाँ पे या तो हमें यहीं पर एडमिशन दीजिए। छात्र छात्राओं ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि सरकार उनके भविष्य के बारे में कोई कदम उठाए। देखना ये होगा कि सरकार यूक्रेन से वापस लौटे छात्र छात्राओं के संबंध में क्या कदम उठाती है। यमुनानगर के ओपी जिंदल पार्क से एक बुरी खबर सामने आई है। पार्क में हजारों की संख्या में मछलियों की मौत हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मछलियों की आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है। जिला यमुनानगर और इस जगह का नाम है जिंदल पार्क। जिंदल पार्क के साथ लगते झील में एक साथ हजारों मछलियों की मौत हुई। जिंदल पार्क में इससे पहले भी मछलियों की मौत का मामला सामने आ चुका है। अमूमन हर साल इस झील में सैकड़ों मछलियां होती हैं। हर बार की तरह इस बार भी सैकड़ों मछलियां यहाँ पर मरी हुई मिली हैं। ये हर बारी है, जितनी बार बारिश होती है ये इतनी बार यहाँ मच्छियों की तादाद फुल होती है और इतनी स्मेल आती है यहाँ पे ना। आप देख रहे हैं इस टाइम हो रहा है आपका 8 बजने वाले हैं, कोई लाइटिंग दिख रही है आपको? कोई लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, कोई नीट एंड क्लीन कुछ भी नहीं है। इतना मतलब स्मेल इतनी आती है। रात के टाइम अब देखो वॉक कर रहे हैं, कई बार हमारे आगे से सांप निकले हैं। अब हम तो बल्कि छोड़ ही चुके हैं, हम तो नेहरू पार्क जाते हैं, लेकिन ये था कि चलो बीच कभी कभार आ जाते हैं, हमें लगा आज साफ होगा। आज आए हैं और आज ही देखा ये हाल है। मेरे सामने 2-3 ठेले भर भर के लोग रेड़े मच्छियों के लेके गए हैं, और उसके अलावा कोई लोग इधर से आ रहा है तीरथ नगर साइड से, कोई इतने बड़े बड़े बोरों में भर के लेके जा रहा है। इतनी अननेसेसरी स्मेल है ना यहाँ पे, मतलब वॉक करना मुश्किल हो गया। आमतौर पर इस झील में लोग बोटिंग का मजा लेने के लिए आते हैं। सुबह शाम सैर करने के लिए झील के आसपास के इलाके को सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन मछलियों की मौत के बाद झील के आसपास के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों की शिकायतें हैं कि हर साल बारिश के बाद झील में मछलियों की मौत से जुड़ी समस्या सामने आती है। सारा नालियों का पानी इसके अंदर आ जाता है, हर साल मच्छियाँ मरती है इतनी ज़्यादा, इतनी स्मेल है। कोई लेडीज़ नहीं इस सुबह आ जा सकती है, हम डेली वॉक पे आते हैं तो इतनी स्मेल हमारा बुरा हाल है। कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। लगभग कितनी मछलियाँ? कम से कम 4-5 हज़ार मच्छी मर चुकी है। ज़्यादा ही मरी होगी। ज़्यादा मरी होगी। अब तो कम आज 2 रेड़े मच्छियों के भर के गए हैं यहाँ से, सालों इतनी मच्छी मर चुकी है यहाँ पर। अब भी देखो कितने कम से कम 1000-1500 मच्छी इसके अंदर पड़ी हुई है, अंदर पड़ी हुई है। तो क्या कारण है, क्यों मरती है? सफाई नहीं है। नहीं तो इनको हर जैसे बरसात का मौसम आ रहा है, इनको पहले थोड़ी सफाई करनी चाहिए। इसके अंदर मतलब थोड़ा चूना वगैरह डालें, जो कोई दवाई डालें जिससे मच्छी ना मरे। अब एक तरफ सरकार मछली पालन को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में हर साल यहाँ पर मछलियाँ मरती हैं। इसमें मत्स्य विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर किस वजह से ये मछलियाँ मर रही हैं। लेकिन फिलहाल जो हालात यहाँ पर हैं, उसको लेकर यहाँ पर आने वाले लोग मायूस हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई का ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह से ये जलजीव ना मरे। परवेज खान, जगाधरी, खबरें अभी तक। गौरतलब है कि ओपी जिंदल पार्क में इससे पहले भी मछलियों की मौत हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मछलियों की मौत का सिलसिला आखिर कब और कौन रोकेगा। प्योवासी
नवनियुक्त पार्षद आशीष चक्रपाणी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आशीष चक्रपाणी ने पेहोवा के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। आशीष चक्रपाणी निकाय चुनाव में जीत का स्वाद चखने के बाद अब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पूरे तैयार हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आशीष चक्रपाणी की जीत हुई थी, वहीं अब पार्षद आशीष चक्रपाणी पेहोवा के विकास के लिए जुट गए हैं। जनता की समस्याओं के समाधान के साथ साथ गौवंश सहारा ड्रेनेज सिस्टम सुधार पर खास फोकस रहेगा। जनता की समस्याओं के समाधान के साथ साथ गौवंश सहारा और ड्रेनेज सिस्टम सुधार पर खास फोकस रहेगा। हमारी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र चुनाव के समय में जारी किया था। 29 सूत्रीय संकल्प पत्र है हमारा, जिसमें पेहोवा के विकास को लेकर के हमारा पूरा जो विज़न है वो उसमें संकलित है। और इसके अलावा जो है पेहोवा की जो समस्याएं हैं जिनके निराकरण का हमने प्रयास करना वो भी उसमें प्रदर्शित की गई हैं। तो हम उस संकल्प पत्र के आधार पर जो है पेहोवा की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे और विकास की जो पेहोवा की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बना करके जो है उनको प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे। कि मुख्य समस्याओं में पेहोवा का एक तो जो बेसहारा गौवंश है वो भी एक मुख्य समस्या है। पार्षद आशीष चक्रपाणी ने दावा किया है कि क्षेत्र के सभी वार्डों का समान विकास होगा। आशीष चक्रपाणी ने कहा कि जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके पश्चात जो है पूरा इसका रोड मैप तैयार कर दिया जाएगा और उसके लिए हम जल्दी से जल्दी तय सीमा मतलब समय की सीमा तय करके जो है इसका निदान करने का प्रयास करेंगे। जी, जो भी जिस वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उसको हम रेखांकित करेंगे, उस वार्ड के प्रतिनिधियों से उसका विचार विमर्श करके जो है उसके लिए हम योजना बना करके जो है उनको दूर करने का। आशीष चक्रपाणी ने पेहोवा की समस्याओं का समाधान और विकास की नई योजनाओं को बनाना अपनी प्राथमिकता बताया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस वक्त 30 दिन की पैरोल पर हैं और उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में हैं। इस बीच एक चर्चा ये नहीं उठी है कि राम रहीम असली हैं या नकली हैं। जेल के बाहर राम रहीम असली या नकली? हाईकोर्ट बताएगा कौन असली कौन नकली। क्या राम रहीम हो चुका है किडनैप? साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम के असली होने पर सवाल उठने लगे हैं। 17 जून को 1 महीने की पैरोल पर बाहर आए राम रहीम के नकली होने का बड़ा दावा किया गया है। इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें जेल से बाहर आए राम रहीम को, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रह रहा है, उसकी जांच की मांग की गई है। किसी की तरफ ध्यान मत दिया करो। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें उसके हैंड सिंह बने हुए थे, हैं जी, समझ गए बेटी? और मुंडे धनु समझ आ गई ना? हाँ, तो उन्होंने उस रूप में देखा हुआ था। तो हमने कहा, कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई, हम तो वही हैं। कहते ना ये देख बाबा, यहाँ तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अड़े तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। चंडीगढ़ के रहने वाले डेरे श्रद्धालु अशोक कुमार और कुछ अन्य लोगों ने दावा किया है कि जेल से पैरोल पर बाहर आया राम रहीम असली नहीं है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है, जिसमें राम रहीम की जांच की मांग की गई है। उनका कहना है कि इस राम रहीम के हाव भाव पहले की तरह नहीं है। पिटीशन दायर करने वाले चंडीगढ़ के अलावा पंचकुला और अंबाला के रहने वाले हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। पिटीशन में कहा गया है कि उन्होंने जेल से बाहर आए डेरा प्रमुख में काफी बदलाव देखे हैं। उन्होंने हाल ही में कथित डेरा प्रमुख से जो वीडियो जारी की गई उसे गौर से देखा और डेरा प्रमुख का कद 1 इंच बड़ा हुआ बताया जा रहा है। उंगलियों की लंबाई और पैरों का साइज भी बड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो में उसके चेहरे और हाथों में मास्किंग थी जो बदल गई। इतना ही नहीं, पिटीशन में कहा गया है कि कुछ दिन पहले कथित डेरा प्रमुख से उनके कुछ पुराने दोस्त मिले थे, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचान पाए। इससे साफ है कि वो नकली डेरा प्रमुख है। असली को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि असली राम रहीम राजस्थान के उदयपुर से किडनैप कर लिया गया है। डेरे की गद्दी के लिए असली डेरा प्रमुख को मारा जा चुका है या फिर मार दिया जाएगा, इसलिए किडनैप किया गया और इसीलिए जेल में बंद राम रहीम की जांच होनी चाहिए।
बहरहाल अब देखना यह है कि असली नकली राम रहीम की ये गुत्थी कब तक सुलझती है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि राम रहीम नकली है, ये सब गलत बात है, ये सब डेरा समर्थकों को खराब करने की, डेरा समर्थकों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा से मैं नकू जसूजा, खबरें अभी तक। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने की प्रक्रिया जहां एक तरफ चालू है तो वहीं ऑटो यूनियन के अनुरोध करने पर जिला प्रशासन ने इसकी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा में मीटर लगने की प्रक्रिया जहां एक तरफ शुरू कर दी गई है तो वहीं ऑटो यूनियन के अनुरोध की वजह से जिला प्रशासन ने इसकी समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया है। अब ऑटो ड्राइवर्स के पास मीटर लगाने के लिए 30 जुलाई तक का समय है, लेकिन अगर उसके बाद भी ऑटो में मीटर नहीं मिला तो आपका ऑटो इम्पाउंड हो सकता है। इस सिलसिले में जो ऑटो यूनियन है वो कल कार्यालय में मेरे से मिली थी और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी साथ थे। क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो गया है, बीच में कोविड का समय भी था, तो उन्होंने 1 महीने का एक्सटेंशन हमसे मांगा है। तो हमने उस टाइमलाइन को बढ़ा करके 30 जुलाई कर दिया है। 30 जुलाई तक सभी लोगों को, सभी ऑटो रिक्शा वालों को कहा गया है कि वो अपना वहाँ पे फेयर मीटर इंस्टॉल करा लें। उसके बाद में ऑटोज को हम इम्पाउंड करने की प्रक्रिया शुरू। आपको बता दें, गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने 30 जून तक ऑटो ड्राइवर्स को किराया मीटर लगाने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के मुताबिक 1 जुलाई से मीटर के हिसाब से किराया देना तय हुआ था, लेकिन इस सिलसिले में ऑटो यूनियन ने जिला उपायुक्त से इसकी सीमा बढ़ाने की मांग की थी। उपायुक्त ने ऑटो चालकों को राहत देते हुए 30 जुलाई तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। वहीं ऑटो में मीटर लगाने वाली कंपनियां भी मीटर लगाने का काम जल्द खत्म करने की कोशिशों में हैं। जिसमें से हम 2-2.5 मीटर लगा चुके हैं लास्ट 1.5 ईयर के, और एट प्रेजेंट भी रोज का 10-12 मीटर लग रहा है, सबका मिला के टोटल। लेकिन अभी एक ऐसे हमारे को ऑर्डर आए थे डीसी साहब की तरफ से कि 30 तारीख लास्ट डेट है, जिसके अंदर में 100% एक अच्छा हरा भरे हरियाणा बनाने के लिए गुड़गांव में को अच्छा काम करना है, जिसकी डेट शायद अब 1 महीने के लिए एक्सटेंड करी जा रही है। उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके और अच्छी मेहनत करके लोगों को अच्छा रिजल्ट देंगे, जिसका रेट आज की रेट में 1600 रुपये हमने रखा हुआ है। पहले भुगता था 2950 का, डीसी साहब के, आरटीओ साहब के ऑर्डर के हिसाब से हमने इसका रेट 1600 रुपये करा हुआ है। वहीं इस मामले में ऑटो चालकों ने सरकार के फैसले की सराहना की, लेकिन ऑटो चालकों का ये भी मानना है कि इस फैसले से ऑटो चालकों को भी नुकसान होगा। जो फैसला लेती है सोच समझ के ठीक ही लेती है, लेकिन हम लोगों के मजदूर के हक में हम लोगों को नुकसान है। इसलिए है कि पहले जो गैस थी 1-2 साल पहले वो 35-36 रुपये 37 रुपये थी, मिल जाती थी हम लोगों को। अब जो है गैस लगभग 87 रुपये के आसपास पहुंच गई है और रेट हम लोग को अभी भी वही मिल रहा है, बल्कि अब जो मीटर लग रही है और ओला बढ़ के हिसाब से तो हम लोग का रेट कम गया उस हिसाब से। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें मजदूरी के हिसाब से बढ़ना चाहिए, जो हम लोगों को भी होना चाहिए, दिहाड़ी होनी चाहिए। है सर, इसका सर मीटर का जो रेटिंग है सर पैसे कम है सर 16 रुपये सर दिखा रहा है सर। और सर सीएनजी का भाव वैसे भी बढ़ रहा है। सीएनजी का, हरियाणा का सीएनजी कितना बढ़, ये तो आप ही लोगों को फैसला करो सर। 16 रुपये में सर बहुत कम पड़ रहा है। ऑटो रिक्शा में मीटर लगवाने की सीमा अब 30 जुलाई तक कर दी गई है, लेकिन अगर 20 जुलाई के बाद गाड़ी में मीटर नहीं लगा तो ऑटो को इम्पाउंड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के पास ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाका लगाया गया, जिस दौरान ओवरस्पीड से चलने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए और कुछ वाहन चालकों के लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। सड़क हादसों के पीछे वजह आमतौर पर ओवर स्पीड निकलकर सामने आती है। ओवर स्पीड की वजह से कई सड़क हादसे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ओवर स्पीड से होने वाले हादसे और परेशानियों से निपटने के लिए कुरुक्षेत्र जिले की ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस ने कुरुक्षेत्र के कस्बे शाहबाद के निकट जीटी रोड पर ओवर स्पीड का नाका लगाया। इस दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए। के ऊपर ओवर स्पीड का नाका लगाया है, तो ये नाका लगभग 8:20 के करीब लगाया गया था और अभी जो है नाका अभी क्लोज किया है। तो अब तक जो है 14 चलान किए हैं, जिसके अंदर ओवर स्पीड के चलान हैं, लाइन चेंज के हैं, सीट बेल्ट का है सर, विदाउट जो कमर्शियल व्हीकल हैं जो सवार लेके जाते हैं विदाउट यूनिफॉर्म का चलान है, और जिसके दौरान
अब तक फाइन 23,500 रुपये किया गया है, जिसके अंदर नगद फाइन 15,000 रुपये मौके पे चालकों द्वारा भरा गया है। उसमें 3 लाइसेंस जो हैं ओवर स्पीड के अंदर कैंसिल किए। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कुल 14 वाहनों के चालान काटे। वाहन मालिकों को 23,500 रुपए का चालान भी किया गया। ओवर स्पीड की वजह से 3 ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। कैसे आप नाका लगाते हैं, जिसको भी रोकते हैं, फाइन करते हैं, उसको समझाते हैं कि अगली बार आपने ये गलती नहीं करनी है। स्पीड में आप चलोगे, आप अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा पैदा करोगे, या तो आपको चोट लगेगी या दूसरे का परिवार खत्म होगा। तो इसीलिए आप जो निर्धारित स्पीड है, जिस भी रोड की जितनी भी निर्धारित स्पीड है, आप उस गति सीमा के अंदर ही चलें और सुरक्षित चलें। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित करने। चालान काटने के साथ साथ पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया और ओवर स्पीड से चलने पर होने वाले नुकसान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। हरियाणा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। सोनीपत के गांव हुल्लाहेड़ी में द सोनीपत केंद्रीय सहकारी लिमिटेड बैंक को जहां चोरों ने निशाना बनाया, वहीं चरखी दादरी में दिन दहाड़े एक मकान से 3 लाख रुपए के गहने चोर चोरी कर ले गए। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, चोर मस्त पुलिस पास। हरियाणा में इन दिनों ये कहावत थोड़ी सार्थक होती नजर आ रही है। पुलिस एक मामले का खुलासा कर नहीं पाती कि दूसरा कोई नया मामला सामने आ जाता है और पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। एक बार फिर हरियाणा के सोनीपत और चरखी दादरी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। सोनीपत की बात करें तो जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार चोरों ने सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा को निशाना बनाया। बैंक से चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच को शुरू कर दिया है और सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश जारी है। जो ही हम ड्यूटी पे आए तो यहाँ चोरों ने जो है किवाड़ जो है जो मेन गेट का वो लॉक तोड़ के और उसको मोश के 2 आदमी अंदर गए हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। एक का 2 बिल्कुल साफ क्लियर आ रहा है चेहरा, एक ने नकाब मास्क लगा रखा था और एक ने जो है एक क्लियर है, एक ने मास्क और टोपा पहना हुआ था। उसको जो है वो शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। सूचना मिली थी, बैंक मैनेजर का टेलीफोन आया था, हुल्लाहेड़ी बैंक में रात के समय चोर को अंदर घुसे। तो हमने मौके पर जाकर देखा तो इन्वेटर की बैटरी वगैरह लेते हैं और कैश चेस्ट को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन कैश चेस्ट फिलहाल ब्लॉक है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर से पैसे गए थे। इस पर कंप्लेंट प्राप्त होगी, गुना दर्ज कार्रवाई। वहीं दूसरा मामला चरखी दादरी से सामने आया, जहां रात तो दूर की बात है, दिन दहाड़े भी चोर बेखौफ हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिले के गांव सावड़ में दिन दहाड़े चोरों ने एक मकान से 3 लाख रुपए की गहने चोरी कर लिए। वारदात के समय घर पर कोई नहीं था, ऐसे में चोरों ने बड़े आराम से गहने चोरी किए और रफू चक्कर हो गए। जब परिजन घर पहुंचे तो कमरे खुले मिले और संदूकों के ताले टूटे मिले। चोरी के सामान की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस एक बार फिर से चोरों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल दोनों ही मामलों में जांच की जा रही है। देखना यह है कि पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। देखना अब यही होगा कि दोनों मामलों में पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस क्या कुछ कड़े कदम उठाती है।